नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टू करियर चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं CAIIB पेपर 4 BRBL मॉड्यूल ए यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। सभी सवालों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। Q1 भारत में बैंकिंग को कौन कौन से एक्ट्स गवर्न करते हैं? A1 भारत में बैंकिंग को RBI एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गवर्न करते हैं। Q2 बैंकिंग का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 5B BR एक्ट 1949। A2 बैंकिंग का मतलब है पब्लिक से डिपॉजिट स्वीकार करना जिन्हें लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जा सके। Q3 कौन डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं जो चेक द्वारा विड्रॉ किए जा सकें? A3 ऐसे डिपॉजिट्स केवल शेड्यूल्ड बैंक्स और RBI से लाइसेंस्ड बैंक्स ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। Q4 NBFCs डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? A4 NBFCs डिपॉजिट्स को केवल RBI की मास्टर डायरेक्शंस ऑन NBFCs के तहत ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। Q5 सेक्शन 22 के अनुसार बैंकिंग बिजनेस शुरू करने से पहले क्या जरूरी है? A5 बैंकिंग बिजनेस शुरू करने से पहले RBI से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। Q6 बैंकिंग कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए? A6 बैंकिंग कंपनी के नाम में बैंक शब्द होना चाहिए, कोई अन्य कंपनी इस शब्द का उपयोग नहीं कर सकती। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक्स की ओर। Q7 बैंक्स की ब्रॉड कैटेगरीज कितनी होती हैं? A7 बैंक्स की 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। 1 बॉडी कॉर्पोरेट, 2 कंपनी चाहे इंडियन हो या फॉरेन, 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी भारत में कोई भी बैंक इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक के तहत स्थापित होता है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स और उनके गवर्निंग स्टैट्यूट्स। Q8 पब्लिक सेक्टर बैंक्स SBI को छोड़कर किस एक्ट के तहत आते हैं? 8 पब्लिक सेक्टर बैंक्स SBI को छोड़कर अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट्स के तहत आते हैं, जबकि SBI के सब्सिडियरीज को रेगुलेट किया जाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडियरी बैंक्स एक्ट 1959 के तहत। Q9 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी सब्सिडियरीज का एक्ट कौन सा है? A9 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रेगुलेट किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत। A10 RRBs का लीगल फ्रेमवर्क क्या है? A10 रीजनल रूरल बैंक्स का फ्रेमवर्क है रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 और इनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की प्रोविजंस भी लागू होती हैं। Q11 प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स का फ्रेमवर्क क्या है? Q11 प्राइवेट बैंक्स ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं और इन्हें RBI से लाइसेंस लेना होता है। फॉरेन बैंक्स भारत में ऑपरेट करने के लिए RBI से ब्रांच लाइसेंस लेना जरूरी है। Q12 कोऑपरेटिव बैंक्स मल्टी स्टेट और सिंगल स्टेट में क्या अंतर है? Q12 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ये RBI और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट दोनों के तहत गवर्नड होते हैं। सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इन पर ड्यूअल कंट्रोल होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट प्लस RBI दोनों का। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी सीरीज में आगे और समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 13 RBI की कॉन्स्टिट्यूशन किस सेक्शन में है? आंसर RBI की स्थापना का प्रावधान RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 3 में है। शुरुआती अधिदेश था करेंसी नोट जारी करना और देश की बैंकिंग प्रणाली का संचालन या समन्वय करना। क्वेश्चन नंबर 14 RBI की 3 मूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? आंसर बैंक नोट्स का इश्यू, मॉनेटरी या फॉरेन रिजर्व्स का रखरखाव और करेंसी और क्रेडिट सिस्टम का संचालन ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 15 शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं? आंसर जो बैंक RBI एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में सूचीबद्ध हो वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है।
सूचीबद्ध होने के मानदंड सेक्शन 42(6) में दिए गए हैं, जैसे न्यूनतम पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स आदि। क्वेश्चन नंबर 16, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सेक्शन 17 और 18 का मतलब क्या? आंसर, जब किसी बैंक या वित्तीय संस्था को अचानक लिक्विडिटी क्राइसिस हो तो आरबीआई आपातकालीन धन उपलब्ध कराता है। इसी भूमिका को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, जो आरबीआई एक्ट सेक्शन 17 और 18 के अंतर्गत सुविधाएं या रीडिस्काउंटिंग आदि। क्वेश्चन नंबर 17, बीआर एक्ट 1949 आरबीआई को रेगुलेटर कैसे बनाता है? आंसर, बीआर एक्ट 1949 के तहत आरबीआई को ये अधिकार मिलते हैं: लाइसेंस देना, निरीक्षण या ऑडिट करना, प्रबंधन पर निगरानी और निर्देश यानी डायरेक्शंस जारी करना, ताकि बैंकिंग गतिविधियां सुरक्षित और अनुपालन में रहें। क्वेश्चन नंबर 18, आरबीआई के मेजर पावर्स क्या क्या हैं? आंसर, लाइसेंस इश्यू करना, स्थापना या व्यवसाय हेतु, बोर्ड या की पर्सोनेल पर हस्तक्षेप या अनुशंसा, बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट करना, डायरेक्शंस और प्रूडेंशियल नॉर्म्स जारी करना, इंस्पेक्शन और ऑडिट कराना, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन प्राप्त या साझा करना, मॉरेटोरियम, अमालगमेशन या वाइंडिंग अप की सिफारिश या प्रक्रिया, पेनल्टीज या दंडात्मक कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 19, 2019 एनबीएफसी अमेंडमेंट से आरबीआई को क्या अतिरिक्त पावर्स मिली? आंसर, संशोधन के बाद आरबीआई को एनबीएफसीज पर अधिक सुपरवाइजरी और कंट्रोल पावर्स मिली, खासकर सेक्शंस 45 आईडी, 45 आईई, 45 एमएए, 45 एमबीए और 45 एनएए के माध्यम से, यानी प्रबंधन पर हस्तक्षेप, लेखा परीक्षकों पर नियंत्रण और रिजोल्यूशन या रिवाइवल आदि। क्वेश्चन नंबर 20, एनबीएफसीज के नेट ओन फंड्स में क्या बदलाव हुआ? आंसर, संशोधन के तहत एनबीएफसीज की न्यूनतम एनओएफ सीमा बढ़ाई गई ताकि पूंजी आधार मजबूत हो और जोखिम वहन क्षमता बेहतर बने। एग्जैक्ट राशि या फेजिंग परीक्षा के अनुसार या नवीनतम परिपत्र पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शंस 45 आईडी और 45 आईई से क्या शक्तियां मिली? आंसर, 45 आईडी, आरबीआई आवश्यक समझे तो प्रबंधन या नियंत्रण पर निकट निगरानी रख सकता है। 45 आईई, गंभीर मामलों में प्रबंधन का अधिग्रहण यानी टेकओवर की सिफारिश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, सेक्शन 45 एमएए पावर्स, आरबीआई को एनबीएफसीज की ऑडिटर्स को नियुक्त करने, हटाने और उनकी निगरानी करने का अधिकार मिलता है ताकि ऑडिट गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। क्वेश्चन नंबर 23, सेक्शन 45 एमबीए पावर्स, आरबीआई को एनबीएफसीज के रीस्ट्रक्चरिंग, रेजोल्यूशन और रिवाइवल प्लान्स को निर्देशित या अनुमोदित करने की शक्ति, ताकि संकटग्रस्त संस्थाओं का व्यवस्थित समाधान हो सके। क्वेश्चन नंबर 24, सेक्शन 45 एनएए पावर्स, आरबीआई एनबीएफसी ग्रुप की कंपनियों से भी इंस्पेक्शन डेटा और जानकारी मांग सकता है, ग्रुप लेवल रिस्क और इंटरकनेक्टेड एक्सपोजर समझने के लिए। तो दोस्तों, ये थे आरबीआई से जुड़े क्वेश्चंस 13 से 24 के रिफ्रेश्ड एग्जाम रेडी आंसर्स। वीडियो उपयोगी लगा हो तो एग्जाम टू करियर को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी सीरीज में आगे और समझते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों की। आइए शुरू करते हैं। Q25, बीआर एक्ट का एवोल्यूशन क्या है? उत्तर, पहले इसे बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 कहा जाता था। बाद में ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बना, जो 1966 से लागू हुआ। ये जम्मू और कश्मीर में 1956 से लागू है। Q26, कोऑपरेटिव बैंक्स का इंक्लूजन और 2020 अमेंडमेंट क्या है? उत्तर, साल 1965 में कोऑपरेटिव बैंक्स को शामिल किया गया था और 2020 अमेंडमेंट के तहत आरबीआई को पावर दी गई कि जरूरत पड़ने पर बोर्ड को सुपरसीड किया जा सके और रिवाइवल प्लान लागू किया जा सके। Q27, बीआर एक्ट किन पर लागू नहीं होता? उत्तर, ये एक्ट लागू नहीं होता प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज पर, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर। Q28, 2017 अमेंडमेंट सेक्शंस 35AA और 35AB क्या कहता है? उत्तर, इस अमेंडमेंट के तहत आरबीआई को अधिकार मिला कि वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू कर सके। Q30, एएफआई इंस्पेक्शन किस सेक्शन में दिया गया है?
उत्तर ये दिया गया है सेक्शन 35 में। Q30 DEAF का पर्पस क्या है? उत्तर DEAF यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इसका उद्देश्य है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का उपयोग डिपॉजिटर की एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए करना। तो दोस्तों, ये थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से जुड़े Q25 से Q31 के रिफ्रेश्ड एग्जाम रेडी आंसर्स। वीडियो उपयोगी लगा हो तो एग्जाम टू करियर को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी सीरीज में आगे और समझते हैं गवर्नमेंट एज रेगुलेटर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Q32 प्राइमरी रेगुलेटर कौन है और गवर्नमेंट की क्या भूमिका है? उत्तर भारत में आरबीआई प्राइमरी रेगुलेटर है। सरकार की भूमिका है आरबीआई गवर्नर और बोर्ड मेंबर्स की अपॉइंटमेंट और रिमूवल, अपील्स को सुनना, लाइसेंसिंग और एग्जेम्पशंस में भूमिका निभाना। Q33 आरबीआई गवर्नर और बोर्ड मेंबर्स को अपॉइंट या रिमूव कौन करता है? उत्तर इसका अधिकार सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। Q34 आरबीआई के डिसीजंस के खिलाफ अपील कब की जा सकती है? उत्तर मैनेजरियल पर्सनल रिमूवल सेक्शन 10B 36A, लाइसेंस कैंसिलेशन सेक्शन 22, फ्लोटिंग चार्ज रिफ्यूजल सेक्शन 14A। Q35 ऑपरेशन सस्पेंशन और एग्जेम्पशंस का प्रावधान कहाँ है? उत्तर इसके लिए प्रावधान सेक्शन 4 और 53 में दिया गया है। Q36 सेक्शन 61 में गवर्नमेंट की क्या भूमिका है? उत्तर गवर्नमेंट ये तय कर सकती है कि बैंक्स कौन सा अन्य परमिसिबल बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गवर्नमेंट एज रेगुलेटर से जुड़े Q32, 36 के रिफ्रेश्ड एग्जाम रेडी आंसर्स। वीडियो उपयोगी लगा हो तो एग्जाम टू करियर को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी सीरीज में आगे और समझते हैं कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Q37 कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई रेगुलेशन में कब लाया गया? उत्तर 1965 में कोऑपरेटिव बैंक्स को सेक्शन 56 ऑफ BR एक्ट के तहत आरबीआई रेगुलेशन में लाया गया। Q38 डुअल कंट्रोल का क्या मतलब है? उत्तर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन और मैनेजमेंट कंट्रोल करती है और आरबीआई लाइसेंसिंग और बैंकिंग रेगुलेशन पर कंट्रोल करती है। Q39 BR अमेंडमेंट 2020 का उद्देश्य और पावर्स क्या हैं? उत्तर बोर्ड का सुपरसेशन, रिवाइवल प्लान अप्रूवल और डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन सुनिश्चित करना BR अमेंडमेंट 2020 के उद्देश्य हैं। Q40 कोऑपरेटिव बैंक्स कैपिटल कैसे रेज कर सकते हैं और स्टेट रजिस्ट्रार की पावर्स क्या हैं? कोऑप बैंक्स अब पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल शेयर्स और डिबेंचर्स के जरिए कैपिटल रेज कर सकते हैं, लेकिन स्टेट रजिस्ट्रार की पावर्स इस अमेंडमेंट से प्रभावित नहीं होती। Q41 आरबीआई को वाइंडिंग अप की पावर कब है? आरबीआई सिर्फ उन्हीं कोऑपरेटिव बैंक्स को वाइंड अप कर सकता है जो DICGC रजिस्टर्ड हो और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो। तो दोस्तों, ये थे कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े Q37-41 के रिफ्रेश्ड एग्जाम रेडी आंसर्स। वीडियो उपयोगी लगा हो तो एग्जाम टू करियर को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर करें और अगली क्लास में मिलते हैं।